मैं अभिभूत हूँ कि कोई एक व्यक्ति अपने अर्जित किए हुए, श्रम से अर्जित किए हुए धन का ऐसा सदुपयोग कर सकता है जैसा कि घासीराम जी ने किया है। मैं इससे भी अभिभूत हूँ कि अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी की इतनी बड़ी सेवा घासीराम जी ने की है। कई वर्ष पहले यूएस से गांधी से घासीराम जी का फोन आया। वो स्त्रियों पर या अपने याद नहीं अकाल के ऊपर कुछ कविताएं संस्कृत कर रहे थे। अमेरिका में बैठे हुए थे और मैंने उन्हें वो कविताएं भेजी। शायद उस संकलन का प्रकाशन भी हुआ होगा। उनकी सक्रियता देख करके मैं बड़ा उत्साहित हुआ कि अपने देश से, अपने प्रदेश से, अपनी धरती से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति अमेरिका में भी जाकर के अपनी धरती को, अपने साहित्य और संस्कृति को इस तरह याद करता है। ऐसी महान विभूतियाँ हमारे राजस्थान ने पैदा की है। राजस्थान की ऐसी विभूतियों में मुझे कई बार सम्मानित भी किया है, जैसे बिरला जी ने किया, फिर गाड़िया जी ने किया, परिवार सम्मान मिला मुझे। उसके बाद कन्हैयालाल सेठिया सम्मान मिला और अब घासीराम जी से जुड़ने का मतलब है कि मैं अपने जन्मभूमि, अपने देश, अपनी धरती, अपनी मिट्टी से निकला हुआ एक ऐसा कवि हूँ जिसका घासीराम जी सम्मान कर रहे हैं, जबकि हमें उनकी उम्र में आने पर उनका सम्मान ज़्यादा करना चाहिए। मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत प्रभावित हूँ और इस सम्मान के लिए आभारी हूँ। जल्दी में एक वक्तव्य लिखा है कविता के बारे में। शायद ये औपचारिक है क्योंकि वक्तव्य लिखना है, तो सारण जी का जो आदेश हुआ, क्या उन्होंने कहा कि आपको वक्तव्य लिखना है, तो जल्दी में मैंने कुछ लिखा कविता के बारे में, मेरी कविता के बारे में भी। वो याद मैं आपको पढ़ने को रहा हूँ। कविता का सूक्ष्म लिखा, हम कहते हैं कविता का कैनोनाइजेशन की कोई हिंदी ऐसी नहीं आई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कैनोनाइजेशन, पोएट्री का कैनोनाइजेशन, मतलब क्या उसको हम इन्हीं सूत्रों में बांध सकते हैं? कविता का वो रूप, वो स्वरूप क्या सूत्रबद्ध किया जा सकता है? तो मैंने इसी तरह एक कोशिश की है।
कविता अगर कोई वस्तु है तो उसके बारे में मुकम्मल कोई राय बनाना बहुत कठिन है, और अपनी कविता के बारे में बात करना तो और भी कठिन। अब तो लोग बिना पूछे कवियों का ज्ञानवर्धन करते रहते हैं, फिर भी कविता ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहती। किसे कौन सी कविता पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, इसकी एक लंबी फहरिस्त हो सकती है, लेकिन कविता को खुद के बारे में मौन पसंद है। और पहचानने के लिए सिर्फ यह सवाल कि कौन बोल रहा है, आखिर वह कौन है जो कविता से डरता है और उसकी परवाह करता है। बहुत से लोग तो अपने घर पर खतरा आता देखकर कविता के घर में चले जाते हैं। मैंने अपना घर बेचा और कविता का उठाऊ घर लेकर चला आया। मैं बहुत खानाबदोश रहा हूँ राजस्थान में, शायद इसलिए मैंने ये लिखा। कैसा भी घर हो उसे नष्ट ही होना है। घर का पुनर्वास चाहने वाले कवियों के लिए कविता का खंडर किसी झील में प्रतिबिंबित होता है। वहाँ बहुत सारी प्रवासी चिड़िया आती हैं और कवि उनके साथ हुर्र हो जाता है। अर्थात कविता करना एक विस्थापित के लिए बेहद दुष्कर कार्य है। कविता ही तय करती है कि उसका पक्षधर कौन होगा, कौन उसका शत्रु होगा। वह अपना संबोध्य भी तय करती है, किसको वो संबोधित करेगी। अंतर्वस्तु और शिल्प भी कविताओं विभिन्न विधाओं कलाओं की कितनी आवाजाही होगी, ये कविता ही तय करती है। कविता का काम हर सूरत में मनुष्य की आत्मा को तृप्त करना, ताकि इस संसार की आत्मा को वह तृप्त कर सके। लेकिन जब वह इस काम में असफल होती है तो वह कवि को नष्ट कर देती है। उदाहरण के लिए सुएतयेवा ने लिरिकल कविता के बजाय अधिक शक्तिशाली बंदूक की गोली से अपना अंत किया। रुचि कवित्री पूरे 12 वर्ष मनुष्य मायाकोवस्की अपने में कवि मायाकोवस्की की हत्या करता रहा, और 13वें वर्ष में कवि उठा और उसने अपने मनुष्य की हत्या कर दी। पिछले कई वर्षों में कविता फिर से खोजी गई है एक नकारात्मक विधि से। जहाँ कविता नहीं है उसे रेखांकित किया गया है, और जहाँ सच्ची कविता है उसे दिखाया गया है। यानी आत्मबुद्धता के बरक्स वस्तुनिष्ठ कविता को पुनर्स्थापित किया गया है, रियलिस्टिक पोएट्री। आधुनिक कवि होने का मतलब है वह जो भीतर से बाहर की तरफ देखता है और देखे हुए को परिभाषित करता है। उसकी वस्तुनिष्ठता रोमानियत और आत्मरति से ग्रस्त कवि से संघर्ष करती है। आत्मबुद्ध कवि मरे हुए नक्षत्रों के बीच एक चमकीला सूरज हो सकता है। आत्मबुद्ध कवि मरे हुए नक्षत्रों के बीच एक चमकीला सूरज हो सकता है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाता, यानी वह जीवन यथार्थ से दूर रहता है। यह कारण ही नहीं है कि गद्य कविता प्रोज पोयम जो हम लोग लिखते हैं कि गद्य कविता की दरकार हुई। जीवन की जटिलता, संश्लिष्टता और विविधता के लिए कविता में ब्यौरे और व्याख्याएं होना जरूरी समझा गया। देखने की कविता से पहले एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जैविक क्रिया होती है, जिसमें वस्तु केवल के कवि के अवचेतन को आंदोलित करती है और वह उसे बाहर प्रक्षेपित करता है। यानी उसकी समस्त चेतना वस्तुनिष्ठता से परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए एक अच्छी
अच्छी कविता कविता जैसी दिखाई नहीं देती। ये सब शायद वक्तव्य में छप चुका है, मैं इसको स्किप करता हूँ और अंत में मैंने जो फेरे के बारे में लिखा वो कहता हूँ। कविता मेरे लिए अभी तक भी, यानी 60 वर्षों तक उसे लिखते जाने तक भी एक रहस्यपूर्ण प्रक्रिया बनी हुई है। अपनी कविता के बारे में कहना, प्रशंसा सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। जितना मैं उसे लिखूंगा और यह तकरीबन रोज होता है, उतना ही असुरक्षित महसूस करूंगा। कभी असुरक्षा का जादूगर होता है, अपनी जय को पराजय में और अपनी पराजय को जय में बदलने वाला एक जादूगर। मेरी अधिकांश कविताएं घर से बाहर, दूर, वन प्रांतों, पहाड़ों, झरनों, झीलों के पास बैठकर लिखी गई हैं। और जब कभी भी मैं प्रकृति से दूर हुआ हूँ, मैंने कविता को बदलते देखा है। यह खराब हुई है। प्रकृति से दूर जितना दूर जाते हैं उतनी कविता बदलती है और वो खराब भी होती है। जिस पुस्तक पर मुझे सम्मानित किया गया उसके बारे में लिखता हूँ। फेरे के केंद्र में वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय की प्रकृति और परिवेश है। तब मैं पक्षियों पर एक पुस्तक बनाने में लगा था, लेकिन यह नहीं कह सकता कि फेरे की सभी कविताएं अच्छी हैं। कुछ साधारण और सतही भी है। प्रकृति जो हमें भरपूर उदार रूप से देती है, क्या उसी मात्रा में और आशय से हम उसे अपनी चेतना में अब स्थित करते हैं? इसीलिए फेरे का आशय है कविताई का, मेरी कविताई का एक और फेरा। ये मेरा 12वां या 13वां संकलन है। कविताई का एक और फेरा जिसमें परिंदे रोज बरोज दाना पानी के लिए उठते हैं और शाम को लौट आते हैं। सब कुछ इस फेरे में समाहित है। ब्रह्मांड और उसमें स्थित मनुष्य और प्रकृति, ये एक आवर्तन मात्र है, परिवर्तन नहीं है। मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। मैं पुनः घासीराम जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हिंदी कविता को स्थापित करने में लगे हुए हैं। हिंदी और हिंदी भाषा और कविता और संस्कृति और साहित्य सबके लिए वो प्रतीकात्मक रूप से अपना श्रम, अपना धन, अपना मन, तन सब न्यौछावर किए हुए हैं। आभार।